हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपी आर ओ 2023 के लिए अभी से टॉपर्स की कॉपी से हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से प्रीलिम्स और मेंस पर बेस्ड होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका आर ओ का पेपर होता है वो प्रीलिम्स भी ऑब्जेक्टिव होता है और मेंस भी ऑब्जेक्टिव होता है। बस अंतर इतना आ जाता है कि प्रीलिम्स में थोड़े से बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं और फैक्ट के साथ पूछे जाते हैं, जिसमें थोड़ा सा डेटा या फैक्ट कवर किया जाता है। लेकिन मेंस में क्या होता है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी डीप थिंकिंग और आपकी एनालिसिस क्षमता को पूछा जाता है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे वो आपका साइंस ज्योग्राफी, इस पे क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं। और इस कॉपी की सबसे अच्छी खासियत है कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही एक साथ कवर किया जा रहा है। आप कोई भी पुस्तक पढ़ लीजिए, चाहे आप आर एस शर्मा की पढ़ लीजिए, ठीक है, या फिर आप एस के पांडे की बुक पढ़ लीजिए, या फिर आप एनसीईआरटी ही क्यों ना पढ़ लीजिए। आप सभी बुकों को पढ़ने के बाद अगर आप इस क्लास को भी देख रहे होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उन किताबों का ही निचोड़ है पूरा ये। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही ध्यान में रख के बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग हैंड रिटन नोट्स में कवर कर रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है, तो आप पहली दूसरी क्लास को देखिए। हड़प्पा की जो पहली क्लास है, अर्थात टोटल लेक्चर नंबर जो थर्ड है, आप उसे भी देख सकते हैं कितनी बेहतर तरीके से उसमें स्टडी की गई है। और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें सारी अपडेट्स और सारी जो है कि आपकी क्वेरीज वगैरह देखी जाती है। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन देनी है आपको कि अब जल्दी ही 1 से 2 दिन में हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी को भी शुरू करने वाले। एनसीईआरटी की जो क्लासेस होंगी, जो एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक की जितनी पुस्तक हैं, हम उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से कवर करेंगे, जो कि आपके यूपी आर ओ, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024, मेंस 2024 और यूपीएससी के भी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो हम लोग उसे बहुत ही बेस्ट मेथड में बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। मैं शरद और जो है कि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपनी आगे की क्लास को, जो कि लेक्चर नंबर 4 होगा और हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को कल शुरू किया था और हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने उसकी विशेषताओं को, नगरीकृत सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था। साथ ही साथ जो नगर निर्माण योजना थी इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से समझा था। और हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार था, कहाँ से कहाँ तक, ये सब समझने के साथ साथ कौन कौन से क्षेत्र कहाँ पर आते हैं, और उसके साथ जो उसकी विशेषता थी जिसमें राजनीतिक और आर्थिक विशेषताओं को पूरी अच्छी तरीके से समझा था। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे कृषि और हड़प्पा सभ्यता का जो हमारा समाज था, धार्मिक प्रवृत्तियां थीं, सामाजिक संबंध कैसे थे, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और साथ ही यह भी समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वो किस परिप्रेक्ष्य में हुआ, जलवायु का उस पर क्या प्रभाव था, और साथ ही साथ जो है कि आर्यों के आक्रमण की कैसी कहानी है। ये सभी चीज़ों को हम इसमें आज कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग जो है कि इसकी कृषि की व्यवस्था को देखते हैं कि हड़प्पा के समय जो कृषि की व्यवस्था थी वो कैसी व्यवस्था थी। तो आप देखेंगे कि संगठित कृषि मौजूद थी। कैसी कृषि मौजूद थी? संगठित कृषि। कहने का मतलब क्या होता है, हड़प्पा वासियों के द्वारा संगठित कृषि के रूप में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता था। चाहे वो आपकी गेहूं हो या जौ, सरसों, चना, कपास की खेती प्रचलित थी। अब आपसे एक प्रश्न बन जाता है कि हड़प्पा वासी कपास से प्रचलित थे कि नहीं। तो बिल्कुल हमारे भारत का ये पारंपरिक उद्योग है। कपास की खेती यहाँ पर होती थी, वस्त्र का निर्माण किया जाता था और यहाँ के साथ साथ वस्त्रों का निर्यात भी हड़प्पा वासी करते थे। इसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था। तो कपास की भी खेती होती है। साथ ही साथ यहाँ पे खेत की जुताई के साक्ष्य भी हमें देखने को मिले हैं। और कहाँ पे? कालीबंगा में। जो आप जिस तरीके से आप खेती करोगे तो यहाँ पे एक तरीके से लोहे के सिरे होते हैं, जो कि एक लाइनिंग बनती है मिट्टी में खेती करते समय, तो उसकी भी प्रमाण देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि इसकी उर्वरता भी अधिक होती है, जिससे उत्पादन भी अधिक होता है और अधिशेष कृषि की स्थिति आ गई। अगर आप एक ही खेती कर रहे हो, केवल गेहूं की फसल पैदा कर रहे हो एक ही ज़मीन पे, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि उसकी उर्वरता कम हो जाती है। लेकिन अगर आप फसल में विविधीकरण कर रहे हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो, यानी अलग अलग फसलों को एक ही ज़मीन पर बो रहे हो अलग अलग समय में या एक ही समय में, तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या होती? बढ़ती है। और जब उर्वरक क्षमता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो कृषि क्या होगी? अधिशेष कृषि में बदलेगी, यानी आपके भोजन योग्य जो
अनाज चाहिए, भोजन चाहिए अपने पेट को पालने के लिए, उसके बावजूद आपके पास इतना अनाज बचेगा कि आप उसे सेल आउट करके मार्केट से जो है कि कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो ये अधिशेष कृषि की स्थिति आने लगी थी। और इसके प्रमाण के तौर पे आप देख सकते हो कि जितना उन्हें भोजन के रूप में रखना था खाने के लिए, वो तो उन्होंने खाया ही पिया, साथ ही साथ अधिशेष का जो बचा हुआ उत्पादन होता था उसे अन्नागार में प्रमाण रखते थे। और अन्नागार बड़े बड़े कोठार की तरह होते थे, जिसको हम लोग जो है कि ड्रम टाइप का कह दीजिए, जिसमें भर के रखते थे। तो बड़े बड़े अन्नागार हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिले कि जो भी कृषि का अधिशेष उत्पादन है उसे इसी में स्टोर कर दिया जाता था, ताकि समय आने पे उसको बेचा जा सके और मुद्रा की प्राप्ति की जा सके। और वहीं पे हमें धान की खेती प्रचलित थी, किंतु यहाँ पे सॉरी क्या लिखा है कि चावल की खेती प्रचलित तो नहीं थी, लेकिन धान की भूसी के जो है कि हमें साक्ष्य देखने को मिले। तो आपसे यह भी प्रश्न बन जाता है कि क्या हड़प्पा वासी चावल की खेती करते थे? तो हम कहेंगे चावल की खेती तो यहाँ पे प्रचलित नहीं थी, लेकिन धान की भूसी जरूर मिलती थी। अब धान और चावल में अंतर बस इतना ही होता है कि धान आपका रॉ मटेरियल होता है, लेकिन जब उसे फैक्ट्री में भेजा जाता है तो धान की भूसी अलग हो जाती है और चावल अलग निकल जाता है। तो चावल की खेती नहीं थी, किंतु धान की भूसी यहाँ देखने को मिली। और ये लोथल और रंगपुर दोनों ही जो कि गुजरात में, यहाँ से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। अब हम आएंगे हड़प्पा वासियों का जो समाज था वो कैसा था। समाज दोस्तों, समाज के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि हमने इनकी राजनीतिक व्यवस्था को देखा जो केंद्रीकृत व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था को देखा कि पशुपालन कैसा था, कृषि कैसा था, व्यापार कैसा था, और जो शिल्पकार की अवस्था थी यानी कि जो गैर कृषि कार्य करने वाले लोग थे उनकी स्थिति क्या थी। तो ये सभी चीज़ों को हमने डिटेल से कल की क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग हड़प्पा वासियों की सामाजिक स्थिति को और धार्मिक स्थिति को इनको देखेंगे कि समाज में बुजुर्गों की स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, विवाह की कौन सी पद्धति थी, और सामाजिक ताना बाना कैसा हुआ करता था, समाज में किस मान्यता को ज़्यादा प्रचलन में रखा गया, किस मान्यता को जो है कि गलत तरीके से देखा गया। तो ये सभी चीज़ों को हमें समझना है, जिससे मेंस में जब इससे प्रश्न बने तो आपके ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। तो जैसे कि हम बात करेंगे कि यहाँ हमें वर्ण व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। अब बात आती है कि वर्ण व्यवस्था की तो बात अगर हम सर करें, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर वर्ण व्यवस्था की अगर आप बात कर रहे हैं तो हमने तो उसे ऋग्वेदिक में पढ़ा है, यानी वैदिक पीरियड में हमने वर्ण व्यवस्था देखी जो कर्म आधारित थी, फिर आगे चल के उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गई, और आप तो हमें वैदिक पीरियड से पहले ही हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो कठोर वर्ण व्यवस्था नहीं थी, बल्कि तीन प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। एक तो थी द्विवर्ण और दूसरी थी चतुर्वर्ण व्यवस्था। द्विवर्ण में क्या होता था कि एक तो ब्राह्मण जाति में लोग आते थे, और दूसरे जो भी लोग थे, चाहे वो वैश्य हो या शूद्र हो या क्षत्रिय हो, वो सभी के सभी गैर ब्राह्मण में कहलाते थे। और ऐसी मान्यता दक्षिण भारत में थी, सामान्यतः महाराष्ट्र के दैमाबाद, इनाम गांव, इन जगहों पे जितना एरिया था आपको देखने को मिलेगा। तो दक्षिण भारत में ब्राह्मण व्यवस्था या तो फिर गैर ब्राह्मण, ये दो प्रकार के वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन जब आप उत्तर भारत में देखोगे तो यहाँ पे चार व्यवस्था देखने को मिलेगी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों ही व्यवस्था आपको उत्तर भारत में दिखेगी। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है, आपने पढ़ा होगा कि ऋग वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। आगे चल के व्यवस्था जन्म आधारित हो जाती, ज़्यादा कठोर हो जाती। तो हड़प्पा वासियों में ये देखने को मिलता है कि ये रंग के आधार पे, कर्म के आधार पे और जन्म के आधार पे, तीनों ही आधार पे हमें यहाँ पे वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ही विद्वान है, ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करता है, तो उसे ब्राह्मण की स्थिति में रखा जाता था। अगर कोई व्यक्ति व्यापारिक गतिविधि कर रहा है या व्यापारिक मानसिक सोच है उसकी बिजनेसमैन की तरह, तो उसे वैश्य कर दिया जाता था। और अगर कोई शारीरिक रूप से शक्तिशाली है, जो किसी की रक्षा कर सकता है, किसी समाज की, किसी देश की रक्षा करने के लिए आतुर रहता था, तो उसे राजा या सैनिक बना दिया जाता था, तो उसे क्षत्रिय वर्ण में रख दिया था। इस तरीके से यहाँ पे कर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, जन्म के आधार पे हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है कि क्या दास व्यवस्था का भी कोई प्रमाण देखने को मिलता है हमें? तो बिल्कुल देखने को मिलेगा हमें दास व्यवस्था का प्रमाण, क्योंकि दासों का यहाँ पे प्रयोग
किया जाता था। लेकिन जिस तरीके से आप यूनानी युग में प्लेटो और अरस्तु के विचार पढ़ेंगे, जिसमें अरस्तु स्पष्ट भाषा में कहता है कि दासों का प्रयोग घरेलू कार्यों के लिए होना चाहिए, न कि नौकर की भांति। मतलब क्या कहेंगे, बंधुआ मजदूरी के लिए नहीं, खेती किसानी के लिए नहीं, आपके घर का काम करना चाहिए उसके द्वारा, नौकर की तरह काम करे ताकि मालिक को आराम मिले और वो बाकी कामों में अपना योगदान दे सकें। तो ऐसा जो विचार अरस्तु देते हैं, और सोचिए उससे पहले ही हमारी भारतीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता ने यह विचार दिया था कि भाई घरेलू कार्य में उनका प्रयोग होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि आर्थिक और उत्पादन कार्य में भी प्रयोग होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया कि दासों का प्रयोग आप घरेलू कार्यों में भी कर सकते हो नौकर के रूप में, और साथ ही साथ आर्थिक उत्पादन कार्यों में यानी कृषि के कार्यों में भी, व्यवसाय के कार्यों में, व्यापारिक वर्ग के कार्यों में भी उसका प्रयोग ले सकते हैं आप। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों को ही दास बनाया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही मेंस में रख देगा प्रश्न कि पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किसे दास बनाया जाता था, स्त्री को, पुरुष को, या स्त्री पुरुष दोनों को, या स्त्री पुरुष वृद्ध और बच्चों को। तो आपका उत्तर क्या होगा, स्त्री और पुरुष दोनों को ही दास बनाया जाता था। दास बनाने का जो आधार हुआ करता था दोस्तों, कि किस आधार पे हम दास बनाएंगे, तो दास बनाने का जो आधार था कि अगर कोई व्यक्ति कर्जदार है या ऋणग्रस्त है, जिसने अपना ऋण रिटर्न नहीं किया, यानी जिसने अपना ऋण नहीं चुकाया, तो उस व्यक्ति को क्या करेंगे, हम उसे अपना नौकर बना लेंगे या उसे अपना दास बना लेंगे। या फिर खरीद और बिक्री के द्वारा भी दासों की खरीद बिक्री भी की जाती थी, और वरना युद्धबंदी की स्थिति में भी जो है कि दास बनाए जाते थे, कि अगर किसी युद्ध के माध्यम से जीता गया है किसी क्षेत्र को, तो वहाँ रहने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे महिलाएं हों, उन सभी को दास बनाने की प्रथा प्रचलित थी हमारे हड़प्पा सभ्यता में। तो यहाँ से तो आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि वर्ण व्यवस्था और दास प्रथा में हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा वासियों का समाज था वो एक निम्न कोटि का समाज था, क्योंकि बहुत ही उच्च विचार यहाँ पे नहीं, क्योंकि दास बनाना किसी भी समाज में अच्छा नहीं माना जाएगा। किसी भी समाज में आप अगर रंग और जन्म के आधार पे भेदभाव कर रहे हो वर्ण व्यवस्था में, तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी इनकी निम्न स्थिति दिखती है, जबकि नगरीकृत व्यवस्था में या पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था में, जलवायु संरक्षण में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिली। लेकिन समाज की स्थिति में ये दोनों ही पॉइंट खराब थे। और अगर हम बात करें आगे महिलाओं की दशा पर, अगर हम बात करते हैं, तो महिलाओं में दो प्रकार की स्थिति थी। एक तो अच्छी दशा होती है और एक खराब दशा होती है। तो कैसी दशा, अच्छी दशा वह होती है कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह नहीं था, न पर्दा प्रथा थी न बाल विवाह था, शिक्षा का अधिकार सभी को होना, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी करना। सार्वजनिक जीवन का मतलब होता है कि आप राजनीतिक व्यवस्था में, शासन प्रशासन में, युद्ध के क्षेत्रों में भाग लेते हैं। लेकिन वहीं खराब दशा की बात करेंगे तो शिक्षा का अधिकार नहीं होना, बाल विवाह होना, पर्दा प्रथा प्रचलित होना, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित होना, और देवदासी प्रथा। देवदासी क्या होती हैं, जो मंदिरों में नृत्य करती हैं, नृत्यांगनाएं होती हैं, उन्हीं को देवदासी कहा जाता है। सती प्रथा होना, विधवा विवाह प्रथा, और लैंगिक भेदभाव। तो ये तीनों ही बातें आप समझिएगा कि महिलाओं की दशा में अगर हम बात करें तो मुख्यतः वहाँ पे अच्छी दशा थी। वहाँ पे बाल विवाह देखने को नहीं मिला, पर्दा प्रथा देखने को नहीं मिला, शिक्षा का अधिकार भी था महिलाओं को। और ये खराब जो दशा है, ये बस आपको बताया गया है कि खराब दशा क्या होती है। असल में यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की स्थिति अच्छी मानी गई थी। रहन सहन की बात करेंगे, खान पान की, तो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही प्रकार का वो भोजन करते थे। साज सज्जा पर बल देते थे, यानी अपने आभूषण के ऊपर या अपने शरीर की बनावट पर, या जैसे आज हम लोग जिम वगैरह करते हैं, बहुत अपने बॉडी पे मेकअप करते हैं, बहुत फेस पे मेकअप करते हैं, अपने आप को खूबसूरत बनाने का जो चलन चला है, वो हड़प्पा वासियों में पहले से ही था। वो हमसे ज़्यादा इस मामले में आगे थे अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए। और मनोरंजन के साधन के रूप में पासा खेलते थे, शतरंज खेलते थे, पशु पक्षियों की लड़ाई कराते थे, शिकार करते थे और नौका विहार करते थे। क्योंकि लोथल जैसे क्षेत्र या गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र जो समुद्र के किनारे बसे हुए थे, तो यहाँ पर ये लोग नौकाएं भी चलाते थे, नदियों में भी नौकाओं का खेल खेलते थे। अब बात आती है कि अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अंत्येष्टि की क्या पद्धति थी, यानी कि किसी व्यक्ति का जो है कि दाह संस्कार करना, अंतिम संस्कार करना, उसके लिए क्या पद्धति अपनाते थे ये लोग। तो दो प्रकार की पद्धति अपनाते थे। एक तो होती थी समाधिकरण, एक होता था अग्निदाह। तो ध्यान दीजिएगा, समाधिकरण दो प्रकार से होते थे। एक तो होता था पूरी तरीके से समाधि कर देना, और एक होता था आधे प्रकार की समाधिकरण।
और अग्निदाह क्या होता था? अग्निदाह में जो है कि आप जला देते हैं, यानी कि पूरे शरीर को जो है कि जला दीजिए, और समाधिकरण में क्या होता है? ज़मीन में दफना दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था। आंशिक समाधिकरण और दाह कर्म भी प्रचलित था, लेकिन मुख्य रूप से पूर्ण समाधिकरण प्रचलित था। जैसे आज इस्लामिक पद्धति में आप देखेंगे कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है, अंतकाल अंतकाल मतलब कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे ज़मीन में दफना दिया जाता है। और हमारे हिंदू रिवाज में क्या होता है कि उस व्यक्ति को अग्नि दाह किया जाता है ताकि उसको मोक्ष मिल जाए, और उसकी अस्थि को क्या किया जाता है कि गंगा नदी या जो भी पवित्र नदी होती है उसमें विसर्जित कर दिया जाता है। तो जो दफनाने की पद्धति है आज इस्लाम में, वो देखोगे कि हड़प्पा की पद्धति से मिलती जुलती है। तो हम देखेंगे कि हड़प्पा वासी पूर्ण समाधिकरण करते थे, और साथ में कुछ उनके पात्र वगैरह रख देते थे उनके साथ, ताकि उनको ऐसा लगता था कि जो परलोक यानी कि जब दूसरे लोक में जाएंगे तो वहाँ पे जो इन बर्तनों की या इन मृत भांडों की ज़रूरत रहेगी तो वो व्यक्ति अपने साथ उसका प्रयोग करेगा। यानी अंधविश्वास भी देखने को मिलता है। और आगे देखते हैं, तो यहाँ पे वर्ग विभाजित समाज था, यानी कि कुछ लोग विद्वान की श्रेणी में आते, कोई योद्धा कहलाता था, कोई व्यापारी कहलाता था, कोई श्रमिक कहलाता था। तो कहने का मतलब था कि वर्ग भी हमारा विभाजित था यहाँ पर, कि कोई विद्वान की श्रेणी में है, कोई योद्धा है, तो कोई व्यापारी है और कोई श्रमिक है। तो अब आप यहाँ पे समझेंगे कि वर्ण विभाजित भी था और समाज कैसा था? वर्ग विभाजित था। वर्ण व्यवस्था का प्रचलन का प्रमाण यहाँ पे नहीं देखने को मिला। यहाँ देखिए, वर्ण व्यवस्था प्रचलन का प्रमाण यहाँ देखने को नहीं मिला। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि समाज में मातृ सत्तात्मक स्वरूप यहाँ पर देखने को मिला। कैसे पता चलता है? क्योंकि मातृ देवियाँ सबसे अधिक देखने को मिली। मातृ देवी की जो मूर्तियाँ थी वो सबसे अधिक देखने को मिलती हैं यहाँ पे, चाहे वो नर्तकी के रूप में हो, चाहे वो उर्वरता की देवी के रूप में हो। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि जो महिलाओं की सबसे अधिक यहाँ मूर्ति देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं यहाँ का समाज मातृ सत्तात्मक था। हालांकि शासन व्यवस्था में पितृसत्तात्मक पद्धति का प्रयोग होता था। उत्तराधिकार के रूप में पितृ के बाद पिता के बाद पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी बनता था। लेकिन अगर हम कहें शासन व्यवस्था में प्रमुखता जो थी वो मातृ सत्तात्मक की थी। और हड़प्पाई समाज में विभिन्न प्रजातियां मौजूद थीं। ध्यान देना, ये कई बार पूछा जाता है कि हड़प्पाई समाज में किस किस प्रकार की प्रजातियां मौजूद थी। तो भूमध्य सागरीय प्रजातियां जो सर्वाधिक संख्या में थी, फिर प्रोटो ऑस्ट्रलाइड भी थी, मंगोलाइड भी थी, और अल्पाइन। अल्पाइन वह होती हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं। मंगोलाइड जैसे चीन, जापान, नॉर्थ ईस्ट में जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, जिनकी नाक चपटी होती है, माथा चौड़ा होता है, आंखें छोटी छोटी होती हैं और फेस भी चपटा होता है। इसे हम कहते हैं मंगोलाइड प्रजाति। प्रोटो ऑस्ट्रलाइड और भूमध्य सागरीय प्रजातियां भी, भूमध्य सागरीय प्रजाति की जो कद काठी होती है वो थोड़ी लंबी होती है, लंबे चौड़े शरीर के होते हैं, गोरे होते हैं, जो है कि हल्का लाल लाल चेहरा होता है उनका, बॉडी लाल लाल होती है। तो वो सर्वाधिक संख्या में हड़प्पाई समाज में लोग रहते थे। तो यहाँ से आपने देखा कि अंत्येष्टि और इनके समाज की पद्धति कैसी थी। अब यहाँ पर इसके आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार की और भी व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे यहाँ युग्मित समाधान देखने को मिला। तो युग्मित समाधान का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति मरा है तो उसके साथ उससे जो संबंधित व्यक्ति, जैसे पति के साथ पत्नी या पत्नी के साथ पति या बेटे को, तो युग्मित यानी कि जोड़े में ही समाधान करने को यहाँ पद्धति देखी गई। आज क्या होता है, अगर कोई एक व्यक्ति मरा है तो उसी का केवल अंतिम संस्कार होता है, दाह संस्कार होता है, उसके साथ किसी संबंधी का नहीं किया जाता। उसके संबंधित जो पत्नी है या पति है या बच्चे हैं उनका नहीं किया जाता। सामान्यतः किसका होता है? अंतिम रूप से दाह संस्कार एक ही व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है। लेकिन हड़प्पा में क्या था? युग्मित समाधान। तो इसका मतलब यहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन भी हो रहा होगा, और इसके प्रमाण जो है हमें लोथल से प्राप्त भी हुए हैं। अगर मान लीजिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमेशा एक ही समय पे दोनों ही लोग मर जाएं। कोई एक मरता होगा तो दूसरे को सती करा के जो है कि उसका समाधान किया जाता था, उसको दफनाया जाता था। और मैंने अभी ऊपर आपको बताया, पूछा जाता है प्रश्न कि ये लोग आंशिक समाधान पर फोकस करते थे या पूर्ण समाधान। तो सबसे अधिक इन लोगों का पूर्ण समाधान पर फोकस था। अग्निदाह की अपेक्षा समाधान पर यानी दफनाने पर ज़्यादा बल रहता था। साज सज्जा पर विशेष बल रहता था, और स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों को धारण करते थे। सोने, चांदी, तांबे, कांस का, टिन का ये लोग आभूषण बनाते थे। तांबे के दर्पण हुआ करते थे।
कंघी जो है कि हाथी दांत से निर्मित होती थी, जो कि खुदाई में मिली हमें, यानी कंघी वगैरह भी मिली जिससे हम लोग अपने बाल वगैरह सही करते हैं। लिपस्टिक तक के साक्ष्य मिले दोस्तों, चन्हूदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। हड़प्पा से प्रसाधन बॉक्स मिला है, यानी जिसे आज हम लोग मेकअप बॉक्स कहते हैं ना, जो लड़कियां लड़के अपने अपने मेकअप किट या मेकअप बॉक्स, कहीं भी टूर पे जा रहे हो या किसी शादी वगैरह में जा रहे हो या किसी फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो या कोई मीटिंग करने जा रहे हो, तो अपने साथ एक मेकअप बॉक्स छोटा सा लेके चलते हैं। तो हड़प्पा वासी भी हमसे ज़्यादा अपडेट थे दोस्तों, वो भी एक मेकअप बॉक्स लेकर चलते थे, और इवन कि लिपस्टिक के भी प्रमाण वहाँ पे मिल रहे हैं। कपास से भी ये लोग परिचित थे और सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे, और सूती वस्त्र को बना के लोग निर्यात भी करते थे। वहीं पासा, शतरंज बोर्ड, ये सारे के सारे लोथल से मिले मनोरंजन के लिए। और कब्रिस्तान भी हमें देखने को मिला है हड़प्पा से, जिसे R37 भी कहा जाता है। कब्रिस्तान का मतलब दफनाने की यहाँ पे पद्धति भी देखने को मिली है। अब बात करेंगे हम इसी में कि इनके समाज में लिपि किस प्रकार की थी। तो लिपि तो देखो दोस्तों, आज तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया है, लेकिन यह माना जाता है कि इसमें चित्रों का प्रयोग ज़्यादा किया गया है, और सामान्यतः दाईं ओर से बाईं ओर चित्रों का प्रयोग किया गया है। दाईं ओर का मतलब जैसे हम लोग इधर से लिखते हुए चलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इधर से लिखते हुए आ रहे हैं, इधर से लिख रहे हैं, तो दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखा जाता है, और वो भी चित्रात्मक रूप में, जिसमें मछली और यू आकार का जो चित्र है इसका सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मोहर भी हमें देखने को मिलती है, ताम्रपत्र, मृदभांडों एवं लिपि के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। और सामान्यतः लिपि कैसी है, चित्राक्षर है। सर्वाधिक प्रचलित जो चिन्ह है वो यू आकार का है, और मछली का चित्र सर्वाधिक यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस जानवर के चित्र सबसे अधिक हमें देखने को मिलते हैं हड़प्पा में, तो हम कहेंगे मछली, लेकिन अभी तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। और धौलावीरा से एक गेट जिस पर अंकित बोर्ड पर लिपि के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग अपने दरवाजे के बाहर गेट पे क्या करते हैं, अपने फादर का नेम, अपने परिवार का सदस्यों का नेम, या ऐसे लिखते हैं ना, यादव भवन या राजपूत भवन, या जो है कि शांति कुंज, कुछ इस तरीके से जो लिखते हैं, अपना टाइटल लगा देते हैं, या मौर्य परिवार हो गया। तो इस तरीके से हमें हड़प्पा वासियों में भी देखने को मिला है एक, उस पे लिपि, यानी जिस फॉर्म में वो लिखा गया है उसी लिपि के साक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। फिर मुहरें भी देखने को मिली है, क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि यहाँ पर व्यवसाय करने के लिए मुद्राओं और मुहरों के प्रमाण देखने को मिले हैं। जैसे अगर हम देखें, मुहरों की बात करेंगे तो तांबे एवं सेलखड़ी, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बनता है कि मुहरें किससे बनी थी। तांबे और सेलखड़ी से निर्मित होती थी, जो कि दो फॉर्म में बनती थी। एक तो होती थी आयताकार, जिस पे केवल लिपि देखने को मिलती थी, और एक होती थी वर्गाकार, जिस पे लिपि और पशुओं का अंकन किया जाता था। ध्यान देने वाली बात है कि आयताकार जो मुहर होती थी उस पर केवल लिपि होती थी, और वर्गाकार जो आपकी मुहर होती थी वो सर्वाधिक प्रचलित थी, जिसमें लिपि के साथ पशु का अंकन भी देखने को मिलता था। अब बात करेंगे कि जो मोहनजोदड़ो से मिली हमें मुहर है, उस पे पशुपति शिव की आकृति देखने को मिली है। दाईं ओर हाथी प्लस बाघ होते हैं, बाईं ओर भैंसा और गेंडा होते हैं, और पैर के पास दो हिरन होते हैं। तो अगर आप देखोगे कि टोटल 6 जानवर होते हैं, हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा, और पैर के पास दो हिरन, तो दो दो 4 और दो 6। लेकिन अगर जानवरों की प्रजाति की बात करें तो 5 प्रकार के जानवर होते हैं। एक तो होता है आपका हाथी, एक बाघ, एक भैंसा, एक गेंडा, और एक होते हैं हिरन। तो 5 प्रकार के जानवर होते हैं, जो टोटल संख्या इनकी 6 होती है। तो ये पशुपति शिव की आकृति के नीचे चारों ओर घूमते हुए दिखेंगे आपको। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पशुपति शिव की मुहर के पास कितने प्रकार के जानवर हैं, उनके नाम दिए जाते हैं। और ये प्रश्न आपका प्रीलिम्स में बना है, प्रीवियस ईयर पेपर में मैं आपको दिखाऊंगा, ये पेपर बना हुआ है प्रश्न। और मुहरों पर सर्वाधिक जो संख्या में एक सींग वाला पशु अंकित है, कौन सा, एक सींग वाला पशु अंकित है, जो कि सामान्यतः मुहर पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आयताकार लिपि और वर्गाकार दोनों ही प्रकार की मुहर है, लेकिन सर्वाधिक जो प्रचलित है वो कौन सी है, वर्गाकार ज़्यादातर प्रचलित मानी जाती है। अब इनका धातु कला का विकास देखते हैं। तो भाई धातु कला में भी ये लोग एक्सपर्ट थे, क्योंकि तांबे और टिन को मिलाकर ये लोग कांसे का निर्माण करते थे। तो तांबा तो हमें ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता से ही मिल रहा है, खितड़ी, झुंझुनू, ये सब जगहों से, राजस्थान से पहले से ही मिल रहा है, आहार से। लेकिन टिन को ये लोग अफगानिस्तान से आयात करते, कहाँ से आयात करते थे, इसको अफगानिस्तान से आयात करते थे, और इन दोनों के मिश्रण से ये लोग कांसे का निर्माण करते थे, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी
कहा जाता है। और कांस्य से निर्मित मूर्ति यानी नर्तकी की हमें यहाँ पर मिली है मोहनजोदड़ो से, जो कि द्रवि मोम विधि से बनी है। कौन सी विधि से बनी है? द्रवि मोम विधि से। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक सांचा बनाया जाता है एक मूर्ति का, और उसके अंदर जो है कि द्रव की तरह, जैसे कि जो है कि मोम को पिघला के डाल दिया जाता है, तो उसके बाद उस सांचे को खोल लिया जाता है, तो अंदर जो सांचा होता है उसी में जो है कि मूर्ति का निर्माण हो जाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि क्या हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान था? तो हम कहेंगे नहीं, लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहे का ज्ञान तो हड़प्पा वासियों के बाद जब वैदिक युग आता है, महाजनपद काल में होता है। लेकिन ये लोग सोना, चांदी, टिन, तांबा इन सभी धातुओं से परिचित थे। आभूषण के रूप में ये लोग सोने का प्रयोग करते थे, चांदी का प्रयोग करते थे, टिन और तांबे को मिला के ये लोग कांसे का प्रयोग करते थे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि लोहे का इन्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन बाकी मुख्य मुख्य धातुओं का इन्हें ज्ञान था। मृण मूर्तियों की बात करेंगे तो जो मिट्टी की मूर्तियां बनती थी, सर्वाधिक संख्या मृण मूर्तियों की मिली है। उपयोग क्या थे इनके? तो खिलौने और धार्मिक कार्य के लिए सामान्यतः लोग बनाते होंगे। जैसे आप लोग भी छोटे रहे होंगे जब बचपन में, तो मिट्टी की मूर्तियां बनाते होंगे, गुड्डा गुड़िया, या गुड़िया बना देना, या किसी गुड्डे को बना देना, या किसी देवी देवता के रूप में उसकी स्थापना कर देना। तो मिट्टी की मूर्तियां हम लोग बनाते थे, तो सर्वाधिक खिलौने के रूप में या फिर पूजा पाठ करने के रूप में बनाते थे। और उसमें पशु आकृति में सर्वाधिक संख्या कुबड़ वाले सांड की थी। किसकी थी? एक सांड की, जो कि कुबड़ वाला सांड था, और इसी को पवित्र भी माना जाता था। तो कौन से सांड की व्याख्या थी? कुबड़ वाले सांड की। मानव मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या जो मिली हमें, वो स्त्री मूर्तियों की मिली है। जब अगर मानव मूर्ति की बात होती है तो स्त्री मूर्तियों की ज़्यादातर मूर्तियां मिली है, चाहे वो उर्वरा की देवी हो, उर्वरक देवी, या फिर जो है कि आपकी नर्तकी की मूर्ति हो। तो इसी से यह माना जाता है कि यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक ज़्यादा थी, क्योंकि जो हमें प्रमाण मिलेगा दोस्तों, हम उसी के आधार पे तो इसको जज करेंगे। तो इसीलिए यह माना जाता है कि यहाँ पे स्त्रियों की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं, और जिन्हें मातृ देवी की मूर्तियाँ भी कहा जाता है। किसकी मूर्ति कहा जाता है? मातृ देवी की मूर्ति। आगे देखते हैं मनके। मनके क्या होते हैं? जो हम लोग मालाएं आज पहनते हैं ना अपने गलों में माला, तो उन्हीं को मनके कहा जाता है। तो इसका कारखाना हमें चनहुदड़ों में देखने को मिलता है, और ये कीमती पत्थर और सेलखड़ी से बनती थी। तो याद रखिएगा, सेलखड़ी से आपकी मुद्रा भी बनती थी, यानी मुहर भी बनती थी, और यहाँ पे मनके भी बनते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान की बात करेंगे अगर हम, तो इनको गणित, धातु विज्ञान, मापतौल प्रणाली, मौसम विज्ञान की जानकारी रखते थे लोग। भवन निर्माण, ईंट निर्माण, धातु सामग्री निर्माण, जल निकास एवं जल संरक्षण प्रणाली में भी वैज्ञानिकता देखने को मिलती है। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे? मेंस का एक आंसर आपका पीसीएस का तैयार हो गया यहाँ पे, और आरओ का भी मेंस का तैयार होता है कि किस तरीके से हम इनके ज्ञान को आज वर्तमान या भविष्य की आने वाली समस्याओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कि जल संरक्षण प्रणाली से हम जल को निर्मित कर सकते हैं, जल सुरक्षित कर सकते हैं। मापतौल प्रणाली, मौसम विज्ञान की जानकारी रखते हुए जो है कि कैसे वो लोग मौसम की जानकारी रखते थे, और आज भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि धातु निर्माण की सामग्री बनाते थे, मौसम विज्ञान की जानकारी रखते थे। तो बहुत ही अपडेटेड लोग थे ये लोग, मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी रखते थे। तो ये इनके पास एक वैज्ञानिक ज्ञान भी देखने को मिलता है हमें। अब हम बात करेंगे कि इनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी। वैसे देखा जाए तो मंदिर का यहाँ पे कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलता है, लेकिन प्राकृतिक पूजा तो देखते हैं मिलती है, चाहे वो स्वास्तिक की पूजा हो। आज हम लोग जो स्वास्तिक की पूजा करते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह कैसा होता है दोस्तों? कुछ इस तरीके से बनता है। आप लोगों के घरों में जब पूजा होती होगी, तो आप लोग के घरों में माता पिता या जो भी लोग हैं बुजुर्ग, वो स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। और ये स्वास्तिक का चिन्ह सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला। यानी आज भी सोचिए, हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख धार्मिक अंगों को आज भी आगे लेकर चल रहे हैं। पीपल की पूजा होती है, प्रकृति के पेड़ों की पूजा होती है, जानवरों की पूजा होती है। तो आज क्या हम लोग नाग पंचमी पे नाग को दूध नहीं पिलाते हैं? यानी नाग की पूजा होती है। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को दीपक जलाते हैं। हम लोग प्रकृति के कुछ महत्वपूर्ण पौधों की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, जैसे गंगा नदी को हम लोग पूजते हैं। तो ये हमें प्रमाण कहाँ से मिले? हमें ये हड़प्पा सभ्यता से मिले कि प्रकृति की पूजा हम लोग आज नहीं शुरू कर रहे हैं। आज ही जो आदिकाल से हमारी जो सभ्यता है, वहीं से यह परंपरा चली आ रही है कि हम अपने पूर्वजों से कुछ अच्छे ज्ञान को लेके प्रकृति की पूजा करते हैं, और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कम से कम करने की कोशिश करते हैं कि छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ें हैं, तो समझते हैं इसको। तो देखिए, मूर्ति पूजा प्रचलित है, किंतु यहाँ पे कोई मंदिर यहाँ पे देखने को नहीं मिला। मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है।
पशुपति शिव की उपासना देखने को मिली, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा। तो जल पूजा के रूप में आप लोग गंगा जी की पूजा करते हो, यमुना जी की पूजा करते हो, सरस्वती जी की पूजा करते हो। वृक्ष पूजा के रूप में आप लोग नीम की पूजा करते हो। वट वृक्ष का व्रत रखती हैं शादीशुदा महिलाएं, वट के पेड़ के नीचे, जिसको बरगद का पेड़ कहते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे हर शनिवार को दीपक जलाया जाता है। नाग पूजा होती है नाग पंचमी के दिन। तो हम लोग जानवर की, वृक्ष की, जल की, प्रकृति की पूजा करते हैं दोस्तों। और यही तो हमारी शक्ति है, यही हमारी महानता है, या यूँ कहें यही हमारे जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसका ये जीवंत उदाहरण है कि हम आज से नहीं हजारों साल से अपनी व्यवस्था को अपने पूर्वजों के माध्यम से आगे की पीढ़ी को हस्तांतरित कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कालीबंगा से हमें अग्नि कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि अग्नि पूजा भी होती होगी, यज्ञ वगैरह आहुतियाँ भी होती रही होंगी। मोहर पर बलि प्रथा के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हमें अंधविश्वास और जादू टोने को सूचना मिलती है कि यहाँ पे अंधविश्वास भी था और जादू टोना भी माना जाता था। वहीं पारलौकिक जीवन में आस्था का भी यहाँ पे प्रमाण देखने को मिला है, क्योंकि जो कब्र में व्यक्तियों को दफनाया जाता था, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, तो इनसे संबंधित जो इनकी उपयोग करने वाली वस्तुएं थी, चाहे वो मृदभांड हो या वस्त्र हो या आभूषण हो, उनको कब्र में दफना दिया जाता था उनके साथ, ताकि जब वो स्वर्ग या नरक में जाएंगे तो वहाँ पर इन वस्तुओं का प्रयोग कर सकेंगे अपने साथ। तो पारलौकिक जीवन में आस्था दिखाई जाती थी। कब्र में जो सामग्री इनके साथ मिलती थी, उससे यह प्रमाण मिलता है कि ये लोग उनकी उपयोग करने वाली वस्तुएं थी, जो व्यक्ति मर जाते थे उन वस्तुओं को इनके साथ दफना देते थे। अब बात आता है, इस पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हड़प्पा सभ्यता का अगर पतन हुआ तो कैसे हुआ। तो देखिए 1750 बीसी में लगभग पतन हुआ और नगरीय चरण की यहाँ पे समाप्ति हुई और वस्तुतः सभ्यता पुनः अपने ग्रामीण चरण में एंट्री कर जाती है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो वैदिक युग आता है दोस्तों, उसमें ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों ही पीरियड आपका दोबारा ग्रामीण व्यवस्था में आ जाते हैं। क्योंकि ताम्र पाषाणिक संस्कृति हमने पढ़ी थी, जिसमें आहार, बनास, जोरवे, ये तीनों ही ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति में ग्रामीण होते हुए भी नगरीय व्यवस्था की ओर आगे बढ़े ये लोग। नगरीय व्यवस्था को जो है कि इन्होंने सुदृढ़ किया। लेकिन जैसे ही हड़प्पा व्यवस्था समाप्त होती है, उसी के बाद तुरंत ऋग्वैदिक और जो वैदिक व्यवस्था चलती है, उसमें फिर से आपको जो है कि ग्रामीण व्यवस्था देखने को मिलती है। कृषि व्यवस्था, पशुपालन प्रमुख हो जाते हैं और सारी व्यवस्था नगरीकृत से ध्वस्त होकर ग्रामीण पद्धति पे आ जाती है। तो इसमें दो मत आते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं आर्यों के आक्रमण की वजह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया, और कुछ कहते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन की वजह से सभ्यता का विनाश हो गया। खैर, आर्यों का तो जो है कि प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। जैसे पुरातात्विक साक्ष्य आधार पर कोई इसको प्रमाणित भी नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसा माना जाता है 1500 बीसी में आर्यों का तो आगमन हो रहा है भारत में, और 1750 बीसी में हड़प्पा का पतन हो रहा है। तो ये जो 250 साल का गैप हो रहा है, ये गैप कैसे भरेंगे। आर्यों का अगर आक्रमण हुआ तो उन्हें 1750 से यहाँ रहना शुरू कर देना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है कि हड़प्पा में आए और इन्होंने इन हड़प्पा वासियों को मारा और फिर आर्य अपने मध्य एशिया वाले क्षेत्र में चले गए और फिर 250 साल बाद वापस आए 1500 बीसी में। तो ऐसा तो नहीं होता है। जनरली कोई व्यक्ति, अगर आपने पढ़ा है प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में, कि जब कोई युद्ध करता है, युद्ध करके जिस क्षेत्र को जीत लेता है, तो वहाँ पे उसी समय से शासन करता है। ऐसा नहीं कि 200-400 साल बाद आएगा शासन करने। तो ये प्रमाण भी यहाँ पे गलत हो रहा है। तो इसीलिए आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत को नकार दिया जाता है। एक हद पे पारिस्थितिकी असंतुलन को तो माना जा सकता है। कैसे? क्योंकि बाढ़, सूखा, भूकंप, प्राकृतिक संसाधनों का जब अत्यधिक दोहन किया गया और बढ़ती जनसंख्या से नदियों के मार्ग में परिवर्तन होने लगा, सिंधु नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, गंगा नदी, इनका जो है कि जो रुख था, जो मार्ग था, वो परिवर्तित होने लगा, जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन से प्रोडक्शन कम हो गया और शिल्प व्यापार सीमित होने लगे, जिससे नगरों का पतन हो गया और खाद्यान्न संकट बढ़ने लगा। जब नगर पतन हो गया, प्रोडक्शन आपका कम हो गया और बढ़ी हुई जनसंख्या को खाद्यान्न संकट होने लगा कि भोजन की व्यवस्था कहाँ से करें, क्योंकि कृषि का आधार मुख्य बिंदु सभ्यता का था और कृषि आधार ही अब विनाश होने लगा। तो सभ्यता पुनः अपने ग्रामीण चरण में प्रवेश करने लगी, जिससे उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और इसी से एक संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि झूकर झाकर संस्कृति, जो कि चन्हूतड़ों में डेवलप होने लगी थी, पंजाब में 12 संस्कृति, ये सब कब की संस्कृति हैं। तो झूकर झाकर संस्कृति जो होती है वो हड़प्पाई सभ्यता के बाद आती है, जिसको हम लोग उत्तर हड़प्पाई सभ्यता या पोस्ट हड़प्पाई सिविलाइजेशन कहते हैं। पोस्ट का मतलब क्या होता है?
होता है कि जब किसी युग के बाद की बात होती है, पोस्ट हड़प्पाई अगर सिविलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद यह व्यवस्था आती है, तो इसी को कहा था पोस्ट हड़प्पाई सभ्यता। तो ये बात हो गई यहाँ पर। अब हम बात करेंगे कि हमारी इस सभ्यता का क्या महत्व है आज के युग में। अगर आपको पीसीएस का मेंस लिखना हो, यूपीएससी का मेंस लिखना हो और हड़प्पा से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए, तो आप क्या क्या पॉइंट लिखोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके तत्व परवर्ती काल में भी दिखते हैं, यानी आगे आने वाले कालों में हमें देखने को मिले, एंशियंट हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, इवन कि आज के युग में भी हमें प्राकृतिक पूजा, सरस्वती पूजा, वृक्षों की पूजा और स्वास्थ्य की पूजा, ये सब देखने को मिल रहा है, जिन्हें सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में देखा जा सकता है। और यही हड़प्पा संस्कृति की निरंतरता है। जैसे भारतीय नवजीवन में आज भी मौजूद है मातृ देवी की उपासना। आज भी हम देवी की पूजा करते हैं, मातृ देवी की पूजा करते हैं, पशुपति की उपासना करते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं, नंदी की उपासना करते हैं, नाग की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। तो ये सारे प्रमाण हमें अपनी सभ्यता की गतिशीलता की ओर दिखाते हैं कि एक वही सभ्यता सबसे ज़्यादा गतिशील और सबसे ज़्यादा समृद्ध मानी जाती है, जिसके कुछ अच्छे विचार, अच्छे गुणों को आजीवन आगे की पीढ़ी लगातार उसका प्रयोग कर रही है। और अगर आज हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, आज हम इसकी पूजा कर रहे हैं, आज हम इसका पालन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी जो हड़प्पाई सभ्यता थी, उसके जो सकारात्मक विचार थे, वो आज भी हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है। सभ्यता में आप देखेंगे कि योगी की मूर्ति मिली, जो योग प्रचलन को दर्शाती है। और 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया है। तो भारतीय संस्कृति का एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है ये कि पूरी दुनिया को हमने योग दिया, जो कि हड़प्पा संस्कृति से निकलता है। आभूषण धारण करते हैं मेल और फीमेल दोनों ही, केश श्रृंगार भी करते हैं। और आज भी अपने बालों को लेके महिलाएं और पुरुष कितने अवेयर होते हैं अपने डेकोरेशन, यानी अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए आभूषण के रूप में सोने चांदी के आभूषण पहनने पे बहुत फोकस है। मनोरंजन के साधन जैसे पासा खेलना, शतरंज खेलना, आज भी हम लोग, पासा का मतलब क्या, लूडो खेल लेना या एक तरीके से ताश खेलना, और शतरंज खेलते हैं आज भी। समाधान और अग्निदाह, आज भी मुस्लिम संस्कृति में समाधान देखने को मिलता है जिसे दफनाया जाता है, और हिंदू संस्कृति में अग्निदाह देखने को मिलता है अंतिम संस्कार के रूप में। और यह सभ्यता समकालीन सभ्यता मिस्र, यूनान और मेसोपोटामिया से अलग है, क्योंकि इन सभ्यताओं के तत्व आज निरंतरता के साथ जीवित नहीं है। आज मेसोपोटामिया की सभ्यता समाप्त हो गई, यूनान की समाप्त हो गई, मिस्र की समाप्त हो गई, लेकिन हमारी भारत की सभ्यता, हड़प्पाई सभ्यता आज भी जीवित है। आज भी हमें उसके प्रमाण देखने को मिलते हैं हमारे जीवन में। तो यही एक सभ्यता का महत्व होता है, यही एक सभ्यता की गतिशीलता होती है कि उसके कुछ सकारात्मक विचारों को, सकारात्मक बिंदुओं को आगे की पीढ़ी लगातार फॉलो कर रही है उसे। अगर भाई कोई अच्छी चीज़ है और आप अगर उसे क्या करते हो कि अपने ग्रैप्स करते हो या उसका प्रयोग करते हो, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं पे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, रूढ़िवादिता के तत्व दिखते हैं, तो ऐसे विचारों को त्याग देना चाहिए। और शायद हमारे भारत में ऐसे विचारों को लगातार त्यागने का प्रयास किया गया है, चाहे वो आधुनिक भारत में देखिए, या फिर अकबर के समय सती प्रथा को समाप्त करने की बात करिए, या फिर विधवा पुनर्विवाह पे बल देना ताकि महिलाओं की स्थिति सही हो सके, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना, वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाना, ये सभी काम हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों हड़प्पा का चैप्टर समाप्त होता है। और अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे वैदिक काल। ठीक है, इसमें हम लोग ऋग्वैदिक को पढ़ेंगे और उत्तर वैदिक को पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लग रही है आपको ये टॉपर्स कॉपी की क्लासेस, और कैसा आपको ये नोट से समझ में आ रहा है, और कैसे आप इसको अपनी भाषा में समझ रहे हैं कि हाँ, मेंस कैसे किया जाता है। ये समझिएगा कि ये यूपी पीसीएस 2024 के मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अगर इसे केवल आर ओ आर ओ तक सीमित रख रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। अगर आप लोग पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसको अभी से इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए, इसको अंडरस्टैंड करिए। और इससे संबंधित जब हम एमसीक्यूज़ करेंगे, तो आपको एमसीक्यूज़ भी करने हैं, जिससे आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा और आपका क्या होगा, सिलेक्शन का रेशियो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा कि आप बहुत अच्छे डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में वैदिक युग से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।